हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ। हिंदी पेडागोजी का पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों के लिए है ये। इससे पहले मैं चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ, 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें चैप्टर फर्स्ट और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत, चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि ये शिक्षण टीचिंग होता क्या है, इसके लिए कौन कौन से सूत्र हैं और सिद्धांत क्या है, फिर हम PYQ लगाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो ना छूटे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम पहले है शिक्षण, इसको जानेंगे क्या होता है। ये जो शिक्षण है इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टीचिंग बोला जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन किस प्रोसेस की बात हो रही है। टीचिंग में क्या होता है, नॉलेज हो, ज्ञान हो, जैसे नॉलेज है, या फिर क्या है आपका अनुभव, एक्सपीरियंस है, इनका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि जो एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति होते हैं, अनुभवी वाले व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को अपने से कम ज्ञान वाले व्यक्ति को, अपने से कम अनुभव वाले व्यक्ति के पास क्या करते हैं, अपने ज्ञान और अनुभव का ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो शिक्षण है ये कम अनुभवी व्यक्ति को ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से ज्ञान, एक्सपीरियंस, नए नए तरीके सिखाने का एक क्या है, तरीका है। जैसे यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देखिए, ये मान लीजिए 2 लोग हैं, एक दूसरे से जो सीख रहे हैं, तो वही क्या है, टीचिंग है। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया। ज्ञान का, इनके अंदर जो ज्ञान है, इनके अंदर जो ज्ञान है प्लस अनुभव है, इसका क्या हो रहा है, ये देखिए एरो बना हुआ है, ये इनसे इनसे इनमें जा रहा है और इनसे इनमें आ रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, ज्ञान का, अनुभव का, नए नए तरीकों का ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब कि ये इनसे सीख रहे हैं और ये इनसे सीख रहे हैं। तो यही है कि एक दूसरे से सीखना ही शिक्षण है। यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं हम, अपने से ज़्यादा अनुभवी या ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान या अनुभव का क्या करना, ज्ञान या अनुभव प्राप्त करने को शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण को हम एक ज्ञान का प्रवाह कह सकते हैं। इस प्रकार से हम यही कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, ज्ञान का प्रवाह है, ज्ञान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र है। फिर ज्ञान का निर्माण भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब मान लीजिए टीचर जो है, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा ज्ञान है, वो छोटे बच्चों को सिखा रहा है, तो क्या हो रहा है, छोटे बच्चे के अंदर ज्ञान का निर्माण हो रहा है। छोटा बच्चा भी उस ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अंदर क्या हो रहा है, बिल्ड ऑफ नॉलेज हो रहा है, ज्ञान का निर्माण हो रहा है। तो वही कहा जा सकता है कि जो शिक्षण है ये क्या है, ये ज्ञान का निर्माण भी है और ज्ञान का प्रवाह भी है। अब आपको पता है कि जो टीचिंग प्रोसेस होता है, इसको करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनको कर, जैसे हम क्लासरूम में मान लीजिए एज ए टीचर हैं, तो वहाँ पे हम टीचिंग वाला काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो यही पढ़ाना ही शिक्षण हो गया। अब पढ़ाने के लिए हमें क्या होता है, किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे मैथ पढ़ाना है तो क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बोर्ड की ज़रूरत होगी, और किसकी ज़रूरत होगी, चाक की ज़रूरत होगी, डस्टर की ज़रूरत होगी, और चार्ट जो होता है इसकी ज़रूरत होगी, फिगर की ज़रूरत होगी। तो ये सब ज़रूरतें, मतलब इन सब के माध्यम से मैं क्या सिखाऊंगी बच्चों को, मैथ सिखाऊंगी। तो ये जो माध्यम है, ये जो मीडियम है, यही क्या कहलाएंगे, शिक्षण सूत्र कहलाएंगे। इन्हीं को कहा जाता है शिक्षण सूत्र। मतलब कि जिन माध्यम से हम शिक्षण कार्य करते हैं उन्हीं को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। जैसे कि मैं खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा सिखा रही हूँ, तो खेल किस में आ जाएगा, तो वो जो खेल है वो आ जाएगा शिक्षण सूत्र में। मीडियम ही क्या है, शिक्षण सूत्र है। यहाँ पे पढ़ते हैं हम, शिक्षण के लिए हम जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही शिक्षण सूत्र कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या क्या आ गया, TLM आ गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे चाक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, ये सब चीज़ें आ गई। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आपका बुक है, थ्योरीज़ है, ऑनलाइन मीडियम है में जैसे कि फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, इन सब से भी तो हम पढ़ाई करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। तो ये भी हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, शिक्षण सूत्र में आएंगी। अब हम देखेंगे शिक्षण के आयाम क्या क्या है, मतलब कि जो शिक्षण का प्रोसेस है, टीचिंग का प्रोसेस है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, आयाम का मतलब कि जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहला जो है ये क्या है, स्टूडेंट, छात्र। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टूडेंट। 3 आयाम होते हैं शिक्षण के। इसके अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बताए हैं। जो जॉन डीवी हैं वो बोले हैं कि जो डीवी हैं ये बोले हैं 3 आयाम होते हैं, जबकि जो एडम्स हैं ये बोले हैं कि 2 आयाम होते हैं। ये 3 आयाम यही यही बताए हैं। छात्र बताए हैं एक, तो दूसरा शिक्षक बताए हैं, तीसरा पाठ्यक्रम या फिर विषय वस्तु जिसे हम कह सकते हैं,
ये बताए हैं। जॉन डेवी के अनुसार जो शिक्षण के आयाम हैं और यही होते भी हैं, यही 3 चीज़ ज़रूरी भी है जॉन डेवी ने भी, जिसको कहा है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है शिक्षण। इसमें पहला क्या है, स्टूडेंट है, दूसरा करिकुलम आपका आ गया, तीसरा टीचर आ गया। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी शिक्षण कार्य के लिए। यही हैं शिक्षण के आयाम, फिगर याद रखिएगा। फिर है यहाँ पे अलग साइंटिस्ट जो इसके बारे में बताए हैं अलग अलग, हम देखेंगे। जॉन डेवी ने बताया है कि इसके अनुसार शिक्षण क्या है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि जो शिक्षण है वो क्या है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। तो जो ट्राइपोलर प्रोसेस बताए हैं ये किसने बताया है, जॉन डेवी ने, जबकि ये एडम्स ने डाइपोलर बताए हैं। एडम्स ने क्या बताया है, डाइपोल मतलब कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया। इन्होंने बताया कि बस 2 ही ध्रुव होते हैं, कौन कौन से, छात्र और शिक्षक, याद रखिएगा। और जो डीवी हैं वो कहते हैं छात्र तो इम्पॉर्टेंट है, शिक्षक भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस इसके साथ साथ जो कंटेंट है, करिकुलम है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एडम्स के अनुसार जो मतलब शिक्षण है ये डाइपोलर प्रोसेस है, जिसमें छात्र और शिक्षक केवल इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने पाठ्यक्रम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। हम सीखेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण सूत्र आप सीख चुके हैं, माध्यम मीडियम होता है, जिन मीडियम से हम क्या करते हैं, सीखते हैं, वही क्या होता है, शिक्षण सूत्र होता है। अब हम भाषा शिक्षण के क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे। यहाँ पे अलग अलग जो सिद्धांत है, मतलब कि किस सिद्धांत का मतलब यही है कि कौन कौन से ऐसे तरीके, एक टाइप से आप तरीका ले सकते हैं, किस किस तरीके को अपना के हम भाषा शिक्षण करवाएंगे। यहाँ पे पहला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन आपको पता ही है। क्रियाशीलता का सिद्धांत जिसमें एक्टिविटी कराते हैं। और ये होता है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, मतलब कि रियल लाइफ से बच्चे के कनेक्ट कराना होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अभी मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, फिर डिटेल में भी बताऊँगी। इसमें क्या होता है कि हर बच्चा अलग अलग होता है, ये हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है उसको मान के चलना होता है। आवृत्ति का सिद्धांत मतलब कि इसमें रिवीजन हो गया आपका। फिर है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, इसमें कि जैसे बच्चे के अंदर क्या हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों का, डेमोक्रेटिक हो जाए बच्चा, उसको अपने राष्ट्र का रिस्पेक्ट करना आए, ये सब चीज़ें मतलब मोरल वाली चीज़ें इसमें आती हैं, नैतिकता वाली चीज़ें। फिर है रुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका, इस सिद्धांत को याद रखिएगा, पूछा जाता है ये सब। स्वाभाविकता का सिद्धांत मतलब कि, स्वाभाविकता का सिद्धांत का मतलब यही है कि बच्चे को स्वाभाविक रूप से सिखाना, मतलब कि रटवाना नहीं है, या नहीं, कहीं कहीं ऑप्शन में बोला जाता है यंत्रवत अभ्यास कराना या रटवाना, ये चीज़ें क्या है, रटवाना नहीं है, स्वाभाविक रूप से सिखाना है। मूर्त से अमूर्त की तरफ, मूर्त मतलब जो चीज़ें दिखें और जो चीज़ें ना दिखें उनकी साइड। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, जो चीज़ें हमें पता हो उसे पहले बताना है, जैसे इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को कनेक्ट करना होता है। सरल से जटिल की तरफ, जैसे सरल चीज़ें पहले पढ़ाना, जटिल मतलब कठिन चीज़ें बाद में पढ़ाना। जैसे कि हम पहले 1 2 3 सीखते हैं, फिर हम इनका कैलकुलेशन सीखते हैं, जोड़ना, घटाना, भाग। फिर है विशिष्ट से सामान्य की तरफ। विशिष्ट से सामान्य की तरफ मतलब ये होता है, पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको एग्जाम्पल दीजिए, फिर उनको उनका क्या कर दीजिए, जनरलाइजेशन कर दीजिए, सामान्यकरण कर दीजिए। जैसे कि आपको मान लीजिए नाउन पढ़ाना है, संज्ञा पढ़ाना है, फिर हम क्या करेंगे, पहले संज्ञा के लिए, पढ़ाने के लिए ये मत करिए कि आप डायरेक्ट इसका डेफिनेशन बता दीजिए, नहीं। संज्ञा में आपको पता है किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो आप व्यक्ति के रूप में उसके मम्मी पापा जो हैं उनको एग्जाम्पल ले सकते हैं। वस्तु के नाम पे आप वही जो उनके पास में होगा, जैसे बुक है, उसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। यही बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या हो गई, विशिष्ट हो गई, मेन हो गई। उसके मम्मी पापा, उसके चाची चाचा, और ये जो हो गया बुक है, ये क्या हो गया, ये सब उसके लिए मेन हो गई। उसके जिस गांव से आता है या जिस जगह से आता है उस चीज़ का नाम ले लिए, तो वो सब चीज़ें उसके लिए विशिष्ट हो गई। फिर हम उससे क्या करेंगे, डेफिनेशन जब बता देंगे तो सामान्य हो गया, तो ये हो गया। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब अभी मैं डिटेल में भी बताऊंगी, एक बार ऐसे शॉर्टकट में बता रही हूँ। विश्लेषण का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना, अलग अलग करके पढ़ाना। जैसे कि संधि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि हम मान लीजिए महेश लेते हैं संधि में, फिर हम क्या करते हैं, महा प्लस ईस लिखते हैं, तो अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं। फिर जब हम टोटल इक्वल करके महेश लिख देते हैं तो वो महेश संश्लेषण में आ जाएगा, पूरे शब्द को पढ़ाना। मतलब संश्लेषण मतलब एक साथ सब कुछ पढ़ाना, विश्लेषण मतलब अलग अलग करके पढ़ाना। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ, मत प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो उनसे, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कल्पनाओं की तरफ ले जाना। पूर्ण से अंश की ओर, पहले पूर्ण मतलब पूरा ज्ञान देंगे, फिर अलग अलग पार्ट को। जैसे कि आप कोई स्टोरी बता रहे हैं, मान लीजिए आपको एक कोई चैप्टर पढ़ाना है, चैप्टर 1 आपको पढ़ाना है, ये क्या है, ये एक स्टोरी है।
तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सारांश बता देंगे शॉर्टकट में। तो वो सारांश जो हो गया, सारांश जो हुआ ये क्या हुआ, ये पूर्ण हो गया। उसका समरी बता देंगे, सारांश बता देंगे, तो ये पूर्ण हो गया। अब हम सारांश बताने के बाद हम क्या करते हैं, चैप्टर खोलते हैं, अलग अलग उसके लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। तो वही है पूर्ण से अंश की तरफ। ये आपके 15 सिद्धांत है, और भी हैं लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम एक एक चीज़ें देखते हैं इसमें, इन सिद्धांतों का क्या मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, पहला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब यहाँ पे जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, इसमें क्या है, अभिप्रेरणा से हमें किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए, उस चीज़ को अंत तक पहुँचाने की शक्ति मिलती है। इससे अधिगम जो होता है वो क्या होता है, दिशा निर्देशित होता है। अब यहाँ पे समझिए आप, जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, ये आपको पता है कि आप कुछ भी काम को करते हैं उसके लिए क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, अभिप्रेरणा चाहिए होता है। अगर अभिप्रेरणा नहीं है तो काम को आप क्या करेंगे, स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन उसे अगर कंटिन्यू करना पड़ेगा तो नहीं कर पाएंगे एंड तक, मतलब कि उसको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आपका जो एम है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। आप एम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे जब तक कि आपके अंदर क्या नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा। तो ये बच्चे के अंदर मोटिवेशन पैदा करना है, और जो मोटिवेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो आंतरिक होना चाहिए, इंट्रिंसिक जिसे बोला जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए बच्चे के अंदर, ताकि बच्चा क्या कर सके, अपना जो लक्ष्य है, एम है, उसे निर्धारित कर सके। उसका जो टीचिंग प्रोसेस है वो मीनिंगफुल हो, और एम तक अपने क्या कर सके, काम को स्टार्ट कर सके, उसे जारी रख सके और अपने एम तक पहुंच सके। उसका जो गोल है उसे क्या कर सके, अचीव कर सके। ये होता है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन का थ्योरी। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें आपको पता ही है कि लर्निंग बाय डूइंग वाला प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही पता चल रहा है कि एक्टिविटी की बातें इसमें होंगी, क्रियाशीलता की। एक्टिविटी करा के सीखना, जैसे कि कोई भी मान लीजिए वर्क है, मान लीजिए खेल खेल में ही आप सिखा रहे हैं, तो कोई भी ग्रुप डिस्कशन जैसे हो गया, एक्टिविटी कोई करवा रहे हैं, तो उससे क्या करेगा बच्चा, जब खुद करेगा, करके सीखेगा, तो मीन उसका जो लर्निंग वाला प्रोसेस होगा, अधिगम होगा, वो क्या हो जाएगा, वो मीनिंगफुल हो जाएगा। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि वो उसमें सीखेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें डेवलप होंगी। वो उसे जो प्रॉब्लम मिलेगा, वो उसे प्रॉब्लम क्या कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी उसमें गुण आएगा। और प्लस वो कोई काम अगर कर रहा है तो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा उस काम को। तो इससे कौन सी क्षमता बिल्ड होगी, अवलोकन की क्षमता भी बिल्ड होगी, मतलब कि ऑब्जर्वेशन एबिलिटी जो है वो भी बिल्ड होगा। तो क्रियाशीलता एक्टिविटी का जो सिद्धांत है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। एक तो क्या करेगा बच्चा, ऑब्जर्वेशन करेगा। दूसरा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, तो उसका जो अधिगम है, उसका जो लर्निंग वाला प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो अर्थपूर्ण हो जाएगा। तीसरा है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ें आएंगी। उसके सामने जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो उन्हें सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीक़ों को सोचेगा, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो उससे उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें हैं वो भी आएंगी। इसीलिए क्या होता है, जो एक्टिविटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पढ़ते हैं हम यहाँ पे, इसमें क्या होगा, अवलोकन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि बच्चा खुद कर रहा है तो ऑब्जर्व करेगा वो उस चीज़ को। फिर है, सेकंड है, करके सीखा जाता है इसमें। और इसमें जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण होता है। आप खुद सोचिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करिए। कोई काम आप खुद से कर रहे हैं, तो जो काम आप खुद से करेंगे वो आपको ज़्यादा आएगा, या फिर जो काम आपको बता दिया गया वो आएगा, उसमें आप ज़्यादा सीखेंगे। जो आप खुद से करेंगे उसमें आप ज़्यादा सीखेंगे। फिर बच्चों के अंदर समस्या समाधान करने की क्षमता आएगी। कोई मतलब कि काम करते टाइम अगर उसे लगेगा कि ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे होगा कैसे होगा, तो वो अलग अलग तरीके से क्या करेगा, सीखेगा, मतलब सोचेगा। फिर क्या होगा, उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। प्लस वो सोचने की वजह से उसके अंदर ऑप्शन नंबर 5 वाला जो है, आलोचनात्मक चिंतन, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें आएंगी। तो इतनी चीज़ों का डेवलपमेंट क्रियाशीलता के सिद्धांत से होगा। फिर है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, मतलब कि बच्चे का जो रियल लाइफ है उससे क्या करना है, उससे चीज़ों को कनेक्ट कर देना है, जीवन से जोड़ देना है। जैसे जैसे यहाँ पे ये है, जो क्लासरूम है आपका, क्या है, क्लासरूम है आपका,
इसमें कुछ गतिविधियाँ हो रही उस इसमें जो चैप्टर्स आप पढ़ा रहे हैं उनको क्या करिए, बाहर एनवायरनमेंट से, बच्चे की ज़िंदगी से क्या करिए, जोड़ के रखिए। ताकि ऐसा मत पढ़ाइए कि बच्चे का जो फ्यूचर है, क्योंकि पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं हम जो लर्निंग वाला प्रोसेस है वो क्यों करवा रहे हैं, ताकि बच्चा जो है इन फ्यूचर वो अपने भविष्य में जाके क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। फाइनेंशियल हो, कोई भी स्थिति हो, उसको क्या कर सके, फेस कर सके। सर्वाइव के लिए हम एजुकेशन देते हैं ताकि वो समाज में रह सके, इसीलिए एजुकेशन दिया जाता है। तो उसको क्या होना चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जीवन में कुछ और प्रॉब्लम हो और जो किताबी प्रॉब्लम सिखाया जाए सॉल्व करना, वो प्रॉब्लम अगर सिखाया जा रहा है तो वो जीवन वाली प्रॉब्लम को, अपने लाइफ में जो आए हुए प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर पाए। इस टाइप से एजुकेशन नहीं देना है। इसमें कक्षा की गतिविधियों को बालक की ज़िंदगी से क्या करना है, जोड़ देना है, ताकि वह अपने भविष्य के लिए तैयार हो सके। आप अपने आने वाले भविष्य में जो भी उसे समस्याएं दिखे उसे वह दूर कर पाए, ऐसी चीज़ें वहाँ पे सिखानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किताबी प्रॉब्लम ही सिर्फ सॉल्व कर पा रहा है, रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनसे वो दूर भाग रहा है। फिर है इसमें फोर्थ वाला है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। इसे बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत। आपको पता है कि हर बच्चा, क्लास में कितने ढेर सारे बच्चे होते हैं और हर बच्चा क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर बच्चा अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टीचिंग मेथड है हमारा, इसको अलग अलग रखना पड़ेगा। क्योंकि हर बच्चे की जो रुचि है, मतलब इंटरेस्ट हर बच्चे का, एबिलिटी है, जो कार्य करने की जो क्षमता है, ये सब क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हमें टीचिंग वाला जो प्रोसेस है, मेथड है, इसको भी क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा। क्योंकि अगर बच्चे जो हैं इनकी रुचि, कार्य क्षमता और सीखने का तरीका अलग अलग है, अगर आप टीचिंग मेथड अलग अलग रखेंगे तो कोई बच्चा किसी चीज़ से सीखेगा, कोई बच्चा किसी चीज़ से सीखेगा। तो इसमें है हर बच्चे की रुचि, कार्यशैली और क्षमता, सीखने का तरीका अलग अलग होता है। तो अलग अलग तरीके से बच्चे को शिक्षण देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत मतलब ये है कि जो क्लासरूम है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें किसी को कुछ कहने की स्वतंत्रता ना हो, मतलब कि स्वतंत्रता है जो, ये होनी चाहिए। बच्चे के अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो अपनी बातों को क्या करें, टीचर के सामने, लोगों के सामने रख सके, अपनी बातों को लोगों के सामने, टीचर के सामने रख सके। ऐसा होना चाहिए, हेजिटेशन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये कक्षा का माहौल प्रजातांत्रिक होना चाहिए, बच्चों को अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और भी होना चाहिए, देखिए, राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। जो राष्ट्रीय भावना है मतलब कि राष्ट्र के प्रति सम्मान होना चाहिए। और जो एजुकेशन है वो लोगों के हित में होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा ना दी जाए कि बच्चे के अंदर जलन वाली भावना, क्रिमिनल वाली चीज़ों का मतलब विकास हो। ये ऐसा होना चाहिए कि समाज में उससे नुकसान किसी को ना पहुँचे। तो लोगों के हित में होनी चाहिए, राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। अपनी बातों को किसी के सामने कहने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब क्लास में अपनी बातों को अच्छे से रख सकें। कक्षा का माहौल क्या होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। फिर है रुचि का सिद्धांत। ये इंटरेस्ट का जो सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर नई चीज़ को सीखने का उत्साह जगाना। इसमें यही है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करके रखना। जैसा कि हमें क्या बताया गया है, एलसीएफ 2005 में बताया गया है कि जो लर्निंग वाला प्रोसेस है क्या होना चाहिए, विदाउट बर्डन होना चाहिए, विदाउट बर्डन होना चाहिए। जो लर्निंग है आपका, एनसीएफ 2005 वाले में बोला गया है, यही बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट के साथ लर्निंग होना चाहिए। कहानी के द्वारा हम इंटरेस्ट कैसे पैदा कर सकते हैं, कहानी, स्टोरी सुना के, खेल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा और प्रयोग के द्वारा एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। कोई एग्जाम्पल ऐसा ले आइए जिससे बच्चों में अ, खुशी वाला माहौल आए, इंटरेस्ट आए। कहानी हम सुना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, खेल के द्वारा। नेक्स्ट है स्वाभाविकता का सिद्धांत। इसमें ये होता है कि जो बच्चों का स्वभाव होता है सीखने का, उसी अकॉर्डिंग सिखाना है। ऐसा नहीं है कि 2 का बच्चा उसे 4 की चीज़ें सिखा रहे हैं। या फिर बच्चे का जो, आपको पता है, शिक्षण जो होता है, भाषा के कौशल सीखने का जो क्रम होता है वो क्या होता है, एल एस आर और डब्ल्यू होता है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, आपसे भी याद भी कर लीजिएगा, इसका क्रम पूछा जाता है। एल एस आर और डब्ल्यू होता है। एल से क्या होता है, लिसनिंग, मतलब कि सुनना। एस से स्पीकिंग होता है, मतलब कि बोलना, स्पीकिंग। फिर है आर से क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, रीडिंग। और डब्ल्यू से हो जाएगा राइटिंग, आपका मतलब कि लिखना। ओके। अब इसको आप ट्रिक से अगर याद करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। कोई सुबो नाम की लड़की हो, क्या है, पढ़ ली, सुबो पढ़ ली, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। सुबो पढ़ ली मतलब सुबो ने पढ़ लिया।
तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बच्चे की ये स्वाभाविक क्षमता होती है कि पहले वो क्या करेंगे, वो सुनना सीखेंगे, ना कि वो पहले पढ़ना सीख लेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि जो बच्चों का नेचर होता है उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, टीचिंग वाला प्रोसेस करना है। अगर वो पहले सुनने की क्षमता रखते हैं तो पहले हमें सुनने वाली चीज़ें सिखानी है, फिर वो बोलने की क्षमता रखते हैं तो हमें इसके बाद बोलने की चीज़ें सिखानी है। फिर क्या है, पढ़ने की क्षमता थर्ड नंबर पे रखते हैं, फिर हमें पढ़ना सिखाना है और लास्ट में हमें लिखना सिखाना। तो ये जो क्रम है इसी अकॉर्डिंग बच्चे को सिखाना है, ना कि रट करके कुछ भी पहले आगे पीछे सिखा देना है। भाषा के कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि के क्रम में ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। इस क्रम को बिगाड़ना नहीं है, इसी क्रम में शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को स्वाभाविक तरीके से सीखना है, सिखाना है, रटवाना नहीं है। रोट लर्निंग क्या बोला जाता है, मना है, इसीलिए ये निगेटिव टैग वर्ड में आता है जब हम लोग पढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की तरफ। पूर्ण से अंश की तरफ मैं बता ही हूँ, जैसे कि कोई स्टोरी आप पढ़ा रहे हैं, जैसे पूरी कहानी का सारांश पहले बता दें, इसके बाद अलग अलग कहानी को पढ़ते हैं, जैसे संदर्भ प्रसंग टाइप का पहले होता था। फिर है ज्ञात से अज्ञात की तरफ। जो चीज़ें हमें पता हैं उन्हें हमें पहले बताना है, जो चीज़ें हमें बाद नहीं पता उन्हें हमें बाद में बताना है। कि जैसे कि आप गिनती में ही ले लीजिए, जो 1 2 3 ऐसे क्या किया गया था, आपको पहले सिखाया गया था, आपको बाद में सिखाया गया 1 + 2 + 3 कितना होता है, 1 × 2 + 3 कितना होता है, ये सब बाद में सिखाया गया। आपको जब ये आ गया मतलब कि ये आपका पूर्व ज्ञान हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया। अब इसी से कनेक्ट करके जो नया ज्ञान है इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया उसमें। तो वही है, जो पूर्व ज्ञान है उसी के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ा जाएगा। पहले ये आपको पता होना चाहिए, फिर ये तो मतलब जो पहले पता है उसे बच्चे को पहले बताना है, और जो नहीं पता है उसे बाद में जोड़ना है। आसान चीज़ क्या की जाए, पहले सिखाई जाए। जैसे 1 2 3 आसान था, फिर उससे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन था, तो जटिल चीज़ क्या हो, बाद में सिखाई जाए। और यही आपका ये भी सिद्धांत हो जाएगा, सरल से, ये काटिए, सरल से जटिल की तरफ, यही सिद्धांत है ये, जटिल की तरफ, इसे ये भी बोला जाता है। फिर है मूर्ति नहीं रहेगा, यहाँ पे मूर्त रहेगा। मूर्त से अमूर्त की तरफ। मूर्त मतलब जो चीज़ें आंखों के सामने दिखे उनसे, अमूर्त की तरफ मतलब कि कल्पनाओं की तरफ। जैसे आपको मान लीजिए कोई चीज़ें पढ़ानी है, आपको मान लीजिए कुछ पढ़ाना है, ऐसे बॉडी पार्ट से ले लीजिए, लंग पढ़ाना है आपको, डाइजेशन सिस्टम मान लीजिए आपको पढ़ाना है, डाइजेशन सिस्टम। आप क्या करेंगे, अब बच्चा अंदर अंदर के सारे पार्ट को देखा तो नहीं है, बस इमेजिनेशन कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट लेके आएंगे, जो चार्ट होता है इसको लेके आएंगे, इस पे फिगर बना हुआ होगा। हम उस फिगर में क्या करेंगे, बच्चे को दिखाएंगे, अलग अलग पार्ट को दिखाएंगे, कैसे भोजन जाता है अंदर, कैसे पहुंचता है, कैसे फिर इसका डाइजेशन होता है, कैसे 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 मतलब प्रोसेस होते हैं, सबको हम क्या करेंगे उस फिगर में दिखाएंगे। तो देख लिया वो, अब पहले क्या किया, देखा वो। अब देखने के बाद हम बताएंगे, बच्चा क्या कर पाएगा, फिर इमेजिनेशन कर पाएगा। इसके बाद हम उसको डिटेल में पढ़ाएंगे, पहले दिखाएंगे फिर हम पढ़ाएंगे। तो वही है जो हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये मूर्त है। फिर जब हम पढ़ा रहे हैं तो कल्पना कर रहा है, तो कल्पना क्या है, यहाँ पे जो कल्पना है ये क्या है, ये अमूर्त है। तो वही है, जो चीज़ें हम पहले दिखा के दिखाते हैं, तो वही है, पहले दिखाना चाहिए फिर पढ़ाना चाहिए। तो हम पहले दिखाए, फिर हम क्या किए, कल्पना के द्वारा पढ़ाए। फिर आप जैसे चार्ट दिखा लेंगे, फिर फिगर हटा भी लिए, फिर भी बच्चा कल्पना करेगा। जब आप बोलेंगे कि हाँ भोजन को हम मुंह से पकड़े, फिर ग्रास नली में गया, तो वो कल्पना वहाँ पे कर लेगा। पहले बच्चा जो देख रहा है उसे सिखाना चाहिए, फिर कल्पना या विचार वाली चीज़ें सिखानी चाहिए। यही है मूर्त से अमूर्त की तरफ। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण में सब कुछ अलग अलग करके सिखाया जाता है। फिर है संश्लेषण में सब कुछ मिलाकर सिखाया जाता है, आपको बता चुकी हूँ ये। विशिष्ट से सामान्य की तरफ, इसमें उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। और एक और विधि होता है जो हमेशा आपका पूछा जाता है, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, और एक होता है आगमन विधि। पहले निगमन विधि देखेंगे, डिडक्टिव मेथड देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जो निगमन विधि होता है इसमें हम पहले नियम जान लेते हैं, नियम, फिर क्या करते हैं, उदाहरण की तरफ बाद में जाते हैं। वहीं जो आगमन विधि होता है उसमें क्या करते हैं, पहले उदाहरण दिखाते हैं, फिर हम नियम निकाल लेते हैं उससे। और निगमन विधि आपके जैसे साइंस में लगता है, जैसे आप निगमन करते थे साइंस के, जो भी प्रूफ करना रहता था उन चीज़ों को, तो इसमें उदाहरण से नियम की तरफ ले जाएंगे। यही होता है विशिष्ट से सामान्य की तरफ। उदाहरण जो है ये विशिष्ट है, जैसे मैं बोली ना कि संज्ञा अगर आपको पढ़ाना है तो आपको उसके फैमिली से पहले एग्जाम्पल देना होगा, उसका जहाँ घर है उस प्लेस से एग्जाम्पल देना होगा। वो चीज़ें उसके लिए क्या हो जाएंगी, विशिष्ट हो जाएंगी, क्योंकि
अपना जो फैमिली है, अपना जो अपने अपने मतलब अपना जो गाँव है वो विशिष्ट ही तो है। तो पहले विशिष्ट हो जाएगा, फिर हम क्या बता देंगे, फिर हम जब डेफिनेशन बताएँगे वो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए सामान्य हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। तो ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ ले जाते हैं। ये होता है आपका विशिष्ट से सामान्य की तरफ। हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम क्वेश्चन के द्वारा करेंगे। भाषा शिक्षण की भूमिका में महत्वपूर्ण है कि वह जो भाषा शिक्षण है उसकी भूमिका में क्या महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक को ही आकलन का एकमात्र, जहाँ पर को ही, एकमात्र, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। पाठ्यपुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दें, कोर्स को कंप्लीट कराने का कोई मोटिव नहीं होता। फिर है, पाठ्यपुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भ में, जहाँ आपको ये दिख जाए विविध संदर्भ, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। विविध संदर्भ में भाषा महत्व के प्रयोग को महत्व दें। फिर है फोर्थ वाला, पाठ्यपुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी, ये सब गलत है। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि वह भाषा का शिक्षक है, नहीं। विद्यालय का निर्देशक है, ये भी नहीं। वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है, उसकी भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करेगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आपको पता है कि भाषा सिखाने में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, परिवेश का। तो जहाँ पे वातावरण परिवेश वाली चीज़ें आए वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा शिक्षण के रूप में, भाषा शिक्षक, एक भाषा शिक्षण नहीं होगा, शिक्षक होगा यहाँ पे, के रूप में आपको भाषा के प्रति क्या करना चाहिए। बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप, और विविध स्वरूप आ गया ना, और प्रयोग से परिचय करवाना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हो सकता कोई और इससे सही लगे। बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। मैं बोली ना कि अगर कहीं पे कोर्स कंप्लीट करवाने की बात की जाए और अच्छे मार्क लाने की बात की जाए तो ये सब निगेटिव होते हैं, इनको सही आंसर नहीं लगाना है, गलत है। रटवाना भी गलत है, पाठ्यक्रम पूर्ण कराना भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाषा शिक्षण के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों से पाठ्यपुस्तक पढ़वाना, बच्चों से ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया जाए गलत है वो। यंत्र जैसे दिया गया, हिंदी में दिया जाता है यंत्रवत अभ्यास, ये शब्द गलत है। कि कोई बच्चे मशीन नहीं है जिनको यंत्रवत आप अभ्यास मतलब कि रिवीजन करवाते रहेंगे, ये गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी मतलब गृह कार्य पे, वो भी, ये भी गलत है। फिर है, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, मतलब कि मैं बोली ना, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, ये कोई मोटिव नहीं है कि बच्चे कोई गलती ही नहीं करेंगे, क्योंकि एरर को क्या मान के चलना है, सीखने का पार्ट। फिर आपकी दृष्टि में अभ्यास का नियम से आशा है, एक अभ्यास का भी नियम होता है जिसमें रिवीजन करवाया जाता है, लेकिन एक नियम से रिवीजन करवाया जाएगा, ये नहीं कि आपको यंत्रवत अभ्यास दे दिया जाए, ये गलत होता है। बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, बच्चों को समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, जो अभ्यास का नियम है। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर और क्वेश्चन हम देखते हैं अभी हाल फिलहाल में जो पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं यहाँ पे हम, ये 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है। यह एक अधिगम का प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि, तर्क करना आदि करने का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा अधिगम है, ये आपका अवधारणा अधिगम हो जाएगा। सेकंड नंबर सही हो जाएगा, अवधारणा अधिगम। क्योंकि जो अवधारणा होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इसको सीखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, बुद्धि की ज़रूरत होती है, तर्क की ज़रूरत होती है, किसको सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, अवधारणा। मौखिक में क्योंकि बुद्धि तर्क इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे दिया है, पढ़ती है लेकिन उतने ज़्यादा स्तर की नहीं पढ़ती, उच्च स्तरीय बोला गया है, तर्क और बुद्धि यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फिर है क्वेश्चन नंबर 108 है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसकी कुल भाषा प्रयोग, देखिए कुल कुल मतलब समग्र, मैं बोली थी स्टार्टिंग में ही कि भाषा क्या होता है, समग्र होता है, के लिए क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी क्या की है, गलत लिखी है, कुछ शब्दों की अगर वर्तनी गलत लिखता है तो कोई बात नहीं, इससे आप कक्षा में किस उपगम का प्रयोग कर रहे हैं, कुल भाषा प्रयोग मतलब कि समग्र भाषा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं यहाँ पे, आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इस भाषी क्षेत्र से हैं, फिर आपका जो पोस्टिंग है किसी और भाषी क्षेत्र में हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे, और आपकी नियुक्ति जो है वो पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में हो जाती है। अब चूँकि आप स्थानीय भाषा मतलब कि वहाँ का पंजाबी भाषा नहीं जानते, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में ट्रांसफ़र के लिए बिल्कुल नहीं प्रमोट करना है, ये गलत है, स्थानांतरण गलत है, यहाँ पे दिया है।
बच्चे की भाषा को एक संसाधन रिसोर्सेज के रूप में हमेशा लेना, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं कर सकता, आपको सब कुछ बोलना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। रिसोर्सेज के रूप में ही आपको भाषा को लेना है। अंग्रेजी में संप्रेषण का ये गलत बात है ये, क्योंकि हमेशा बोला गया है कि मातृभाषा में शिक्षा देनी है, और वहाँ के बच्चों की, पंजाब के बच्चों की मातृभाषा पंजाबी होगी, ना कि इंग्लिश। फिर है समुदाय को हिंदी सीखने के लिए, समुदाय को नहीं खुद को सीखने के लिए। खुद को सीखे हैं तो समुदाय को वहाँ नहीं सिखाने की जरूरत, आप खुद पंजाबी सीखने की कोशिश करिए, ये सही होगा। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के लिए, अगर आप कोई लाइन ऐसे पढ़ रहे हैं वहाँ से विशिष्ट चीज़ें, मेन सूचना निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम गहराई से पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, गहनपूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने के का कौशल क्या कहलाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में कल वाली वीडियो में पहला ही क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन करवाई थी। ये कौन सा कौशल कहलाएगा, तो ये हो जाएगा स्थानीय कौशल का इसमें बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम में, नीचे कर देती हूँ इसको, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। जो भाषा अधिगम होता है इसमें निदानात्मक जो परीक्षण होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो होता है इसका क्या मतलब है, डायग्नोस्टिक का संबंध ही मतलब मेडिकल लाइन से जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, रोग का इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे वहाँ पे जो बीमारियाँ डिसीजेज हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे जो बच्चे सीख नहीं पाए हैं उन चीज़ों को पता लगाया जाता है, फिर उनको सिखाया जाता है दोबारा। तो यही है योगात्मक आकलन, जो समेटिव असेसमेंट होता है, के लिए योजना बनाना गलत है, समेटिव नहीं होता इसमें। इसमें सिखाने के लिए निदानात्मक परीक्षण लाया जाता है। अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। फिर है बच्चों की समझ में रह गए अंतरों मतलब कि कमियों में, जो बच्चों में कमियां रह गई हैं उनको क्या करना, उपचारात्मक कदम, उनका उपचार करना। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है। जो पाठ्य पुस्तक होता है आपका, इसके बारे में क्या सही नहीं है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। क्या एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। फिर है यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को, ये गलत है, एकमात्र नहीं होगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर है यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। हाँ, जो हमारे गोल होते हैं उन पाठ्यचर्या के, उनको मतलब प्राप्त करने में क्या करती है, मदद करती है। बिल्कुल सही है। ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना नहीं। फिर है पाठ्यपुस्तक का स्थान तो कोई दूसरा नहीं ले सकता, ये भी गलत है। सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 113 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। जो मौखिक भाषा है उसके विकास में मदद करेगा, रोल प्ले। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। जहाँ भी आपको रोल प्ले देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, रोल प्ले में भाग लेना अच्छी बात होती है। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रोल प्ले। कंठस्थ करना गलत है। अध्यापक के जब पाठ्य सामग्री में हम लगे रहेंगे तो मौखिक भाषा का विकास नहीं होगा। फिर है नए या अपरिचित शब्दों को, ये लिमिटेड चीज़ें हो जाती है उच्चारण कराना। फिर है क्वेश्चन नंबर 114 है, जब हम यह कह सकते हैं कि भाषा यादृच्छिक है। फिर है मतलब यादृच्छिक का मतलब यही हो जाएगा भाषा स्वतंत्र है, तो इसका तात्पर्य है भाषा के शब्दों और अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है, नहीं। फिर है शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही। ये भी गलत है, संबंध की यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा अगर यादृच्छिक बोल दिया गया तो। भाषा के शब्दों उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र। फिर है व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम, अभी मैं बता चुकी हूँ निगमन में क्या किया जाता है, पहले नियम बताया जाता है। जो निगमनात्मक उपागम होता है ये अनुशंसा करता है कि इसी को ही डिडक्टिव मेथड बोला जाता है। क्या अनुशंसा करता है, उदाहरण पहले प्रस्तुत करने चाहिए। अगर उदाहरण पहले क्या है, यहाँ पे पहले दिया है, पहले क्या प्रस्तुत करना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं। उदाहरण पहले किस में प्रस्तुत किया जाता है, निगमन नहीं, आगमन विधि में। अगर आगमन दिया रहता मतलब कि इंडक्टिव मेथड दिया रहता तब ये होता, आगमन दिया होता तब ये होता, उदाहरण पहले प्रस्तुत किया जाता। लेकिन यहाँ पे आगमन नहीं निगमन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, नियम पहले प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 यहाँ पे, यहाँ पे भरना है आपको, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। किन तथ्यों से कहीं आगे जाके
निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, निष्कर्ष निकालने से आगे नहीं हो जाएगा। अनुमान लगाए मतलब निष्कर्ष अगर निकल गया तो अनुमान कैसे लगाएंगे, विश्लेषण करना, ये भी नहीं है। व्याख्या करना, ये भी नहीं है। पाठ्य सामग्री का विस्तार, ये सही है। पाठ्य सामग्री का जो विस्तार होता है तथ्यों से आगे कहीं जाकर अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि अनुमान लगाने की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 117 लगाएंगे यहाँ पे हम। 117 है, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को क्या करे, स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे। क्योंकि स्वच्छंद लेखन मतलब कि स्वतंत्र होकर कुछ भी लिखे, अपने आप से लिखिए। लेखन का विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। क्या लाभ होता है स्वच्छंद लेखन का? यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल सही है, ये प्रवाह के साथ लिखने के, क्योंकि इसमें टीका टिप्पणी नहीं होगी, तो ये क्या होगा, प्रवाह के साथ लिखने के लिए। और रचनात्मक का मतलब होता है फॉर्मेटिव, मतलब क्रिएटिव माइंड रहेगा उस टाइम पे, कुछ भी अपने आप से सोच के लिखता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। आप कक्षा 5 के क्या हैं, अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों को पहले तो पढ़ने के लिए बोले, फिर क्या कर रहे हैं, प्रश्न और उत्तर उससे पूछ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें गहराई से पढ़ना पड़ेगा। और गहराई से पढ़ने को क्या बोलते हैं, गहन पाठन। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, गहन पाठन। क्योंकि क्वेश्चन आंसर उनको बताना है, इसलिए उन्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, गहराई से मतलब पढ़ना पड़ेगा। फिर है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं, भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, ये कब तब तभी के घटित होता है जब क्या मिले, परिवेश मिले। मैं बोली थी कि परिवेश इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या हो, परिवेश मिले। देखते हैं, व्याकरण के नियम गलत है, इसमें पाठ्य पुस्तक कोई कुछ नहीं शामिल होता है। जो भाषा वर्जन होता है ये अपने आप हो जाता है। पठन के अवसर दिए जाएं, गलत है। लिखना पढ़ना इसमें कुछ शामिल नहीं होता। अनुवाद वगैरह कुछ भी नहीं शामिल होता, क्योंकि बच्चा अभी तक स्कूल नहीं आया होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, परिवेश, केवल परिवेश दिया जाना चाहिए। फिर है, जो कक्षा है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देना किस विधि की विशेषता है। अगर क्लासरूम है उसमें मदर टंग को क्या किया जा रहा है, स्थान नहीं दिया जा रहा, तो डायरेक्ट विधि होता है, जिसे प्रत्यक्ष बोला जाता है। कि मतलब कि मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है, तो इसमें कौन सा विधि लगेगा, डायरेक्ट विधि लगेगा, ना कि आपके मातृभाषा में कन्वर्ट करके फिर इंग्लिश में किया जाएगा, नहीं। क्योंकि हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में किया जाएगा, आपका जो मदर टंग है उसको क्या किया गया, इग्नोर किया गया। तो ये डायरेक्ट विधि होता है, जैसे कि आपका ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, डायरेक्ट विधि को ही प्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा कि बिना पढ़े ये निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अब मैं सारे आंसर बता रही हूँ तो लग रहा आपको कि मतलब हो जाएगा, इजी लग रहा होगा। लेकिन अगर आप जब तक बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, ये निकलने का जो होता है ना, ये पेपर निकलने का बहुत ज़्यादा चांस नहीं बनेगा। कि क्वेश्चन अब ट्रिकी पूछे जा रहे हैं हर साल, मतलब कि टफ होता जा रहा है। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी अगला चैप्टर। ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद प्रीवियस ईयर भी करवाऊँगी। आपका एग्ज़ाम आपको पता ही है 14 दिसंबर को है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।